हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप 4 का क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि 31 मार्च 2016 को अ, ब, स तथा द का निम्नांकित चिट्ठा दिया हुआ है। वे लाभालाभ 4:3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। द की कोई अलग से संपत्ति या दायित्व नहीं है। चारों ने फर्म के विघटन का निश्चय किया। स्थायी संपत्ति से 30,000 तथा चालू संपत्ति से 10,000 रुपये वसूल हुए। ख्याति का मूल्य 0 हो गया। समापन व्यय 3,000 रुपये हुए। स की व्यक्तिगत संपत्ति से 500 रुपये वसूल हुए हैं। गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार आवश्यक लेखें यह मानकर बनाइए कि स और द दोनों दिवालिया हो गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स दिवालिया हो रहे हैं और साथ ही हमें क्या करना है, गार्नर बनाम मर्रे नियम का यूज़ करना है और इसके आधार पर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आइए देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में सारी मदों को ट्रांसफर करने समय। तो सबसे पहले जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, आपको पहले भी हम कई बार एंट्री करवा चुके हैं। तो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फिर जितनी भी हमारी फर्म की संपत्तियाँ हैं कैश या बैंक को छोड़ करके। तो 2 सबसे पहले गुडविल है यानी ख्याति, फिर है फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्तियाँ, फिक्स्ड एसेट्स, और फिर है चालू संपत्ति यानी कि करेंट एसेट्स। ठीक, कितने की हैं? तो गुडविल हमारा जो है वो है 10,000 का, फिक्स्ड एसेट्स 40 की है और 12,000 की चालू संपत्तियां हैं। यानी टोटल मिला के हुआ 62,000 रुपये की संपत्तियां हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। नरेशन हम यहाँ नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको उतना तो आता ही होगा। अब क्या करेंगे, इन संपत्तियों को बेचने पर हमें जो कैश प्राप्त हुआ है उसे दिखाएंगे। तो एंट्री क्या होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। संपत्तियाँ भी की हैं लेकिन हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, आपको अच्छे से ये बात पता होगी। तो अमाउंट क्या दिखाएंगे, देखिए लिखा है कि जो स्थायी संपत्तियां हैं उससे 30,000 हमें मिला है और जो चालू संपत्तियां हैं उससे 10,000 मिला है और ख्याति का मूल्य 0 हो गया, यानी ख्याति से हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो टोटल हमें कितना मिला है संपत्तियों से 40,000 रुपये। तो ये हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारे दायित्व जो कि लेनदार हैं तो उन लेनदारों को हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक, कितने के हैं क्रेडिटर्स, तो 10,000 के, इन्हें दिखा देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा दायित्व यानी कि ये जो क्रेडिटर्स हैं और जो समापन व्यय हुआ है 3,000 का, उन दोनों का ही भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश कर देंगे। कैश अकाउंट क्या क्या भुगतान करें, क्रेडिटर्स का भुगतान करेंगे 10,000 प्लस 3,000 का जो समापन व्यय हुआ है, यानी टोटल 13,000 का भुगतान करेंगे। ठीक, अब इसके अलावा हमारे रिलेशन अकाउंट में और कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना देखेंगे कि हमारे रिलेशन अकाउंट में लॉस हुआ है या प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो टोटल जो है वो 75,000 से यानी कि 75,000 से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। जबकि क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके 50,000 रुपये से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या हुआ है, 25,000 का लॉस। ठीक है, डेबिट अमाउंट ज़्यादा है ना, तो 25,000 का लॉस हुआ है। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे चारों पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस चीज़ की एंट्री है, लॉस जो हुआ है 25,000 का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो है इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3:2:1, तो उस रेशियो में बांटेंगे जब इस 25,000 को। तो ए के हिस्से में आएगा 10,000 का लॉस, बी के हिस्से में आएगा 7,500 का, सी लेगा 5,000 का लॉस और डी के हिस्से में आएगा 2,500 का लॉस। ठीक है, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से संबंधित जो भी हमारी एंट्री थी उसे हम लोगों ने कर लिया। अब बोला है कि हमें ये क्वेश्चन गार्नर बनाम मर्रे के नियम के हिसाब से करना है। तो गार्नर बनाम मर्रे नियम कहता है कि जो वसूली खाते की हानि है उसे जो हमारे शोध क्षम्य साझेदार हैं वो क्या करेंगे, वो कैश में लेकर के आएंगे। तो क्योंकि स और द यानी कि सी और डी दिवालिया हो गए हैं, तो शोध क्षम्य साझेदार कौन है, ए और बी। तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी वसूली खाते की हानि को कैश में लेकर के आएंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। तो ए अपनी हानि 10,000 की ले आएगा और बी अपनी हानि 7,500 की कैश में लेके आएगा। टोटल 17,500 रुपये की हानि जो है वो फर्म को कैश में मिलेगी। ठीक, उसके बाद बोला है कि जो सी है यानी कि स है वो दिवालिया तो हुआ है लेकिन उसकी संपत्ति से जो है वो 500 रुपये वसूल हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसे भी दिखा देंगे। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी, कितना मिला है, 500 रुपये, इसे दिखा देंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि सी और डी दोनों ही दिवालिया हो गए हैं। तो हमारे दिवालिया साझेदार की जो पूंजी की कमी है वो कितनी कमी है उसे पता लगाएंगे ताकि उस कमी को जो हमारे शोध क्षम्य साझेदार है वो पूरा कर सके। तो सबसे पहले हम लोग सी का देख लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए डेफिशिएंसी इन सीज कैपिटल, ठीक है। सी के पूंजी कमी कितनी हो रही है, तो सी के पास जो कैपिटल है वो कितने का है, 3000 का कैपिटल का उसका क्रेडिट शेष है, ठीक। प्लस 500 रुपये वो ला रही है, वो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो टोटल 3500 रुपये उसका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन 5000 की जो रियलाइजेशन अकाउंट की हानि है वो तो डेबिट होगी, ठीक है। लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये, और डेबिट जो है बैलेंस वो है 5000 रुपये का। यानी कि उसकी जो कमी आ रही है वो कितनी की आ रही है, 1500 रुपये का इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि 1500 रुपये की पूंजी की कमी सी के कैपिटल में है। और इसी हिसाब से हम लोग डी का भी देख लेते हैं। तो डेफिशिएंसी इन डीज कैपिटल, ठीक। तो देखिए जो हमारा डी है उसकी पहले से ही जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस में है, 1000 का डेबिट बैलेंस उसके पास पहले से ही है। फिर प्लस 2500 का उसका डेबिट बैलेंस जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है, ठीक है। तो टोटल इसके पास और कोई क्रेडिट बैलेंस भी नहीं है, तो टोटल इसकी जो डेबिट बैलेंस है वो है 3500 रुपये की। यानी कि डी की पूंजी में कितने की कमी है, 3500 रुपये की, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो 1500 रुपये का पूंजी कमी सी का है और डी का है जो 3500 रुपये की पूंजी की कमी है। तो इसे कौन पूरा करेगा, तो हमारे शोध श्रम साझेदार कौन है, ए हैं और बी हैं। तो ए और बी किस रेशियो में पूरा करेंगे, तो उनका जो रेशियो है वो उनकी पूंजी का अनुपात आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ठीक है। तो देखिए पूंजी जो है ए की वो है 30,000 और बी की पूंजी है 20,000। तो क्या रेशियो हो गया, 3:2। इस रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, सी और डी की पूंजी की कमी को पूरा करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले सी की पूंजी की देख लेते हैं। तो एंट्री क्या होती है, शोध श्रम साझेदार जो होते हैं उनको डेबिट करते हैं, यानी कि ए डेबिट, बी डेबिट टू सी हो जाएगा। पहले एक एक पार्टनर्स का देखते हैं, ठीक है। तो सी की पूंजी कमी कितनी हो रही है, टोटल 1500 रुपये। इस 1500 को 3:2 के रेशियो में ए और बी पूरा करेंगे। तो 3:2 के रेशियो में पूरा होगा तो ए जो है वो 900 रुपये की कमी पूरा करेगा और बी जो है वो 600 रुपये की कमी को पूरा करेगा, ठीक। अब डी की बात करें तो डी की कमी को भी ए और बी ही पूरा करेंगे। तो ए डेबिट, बी डेबिट टू डी हो जाएगा। डी की पूंजी कमी कितनी है, 3500 रुपये, और इसको भी ए और बी जो है वो 3:2 के रेशियो में पूरा करेंगे। तो 3:2 के रेशियो में पूरा करेंगे तो ए जो है वो 2100 रुपये देगा और बी जो है वो 1400 रुपये दे करके डी की पूंजी की कमी को पूरा करेगा। ये तो हो गया सी और डी की बात। अब हमारे ए और बी को भी तो उनका पेमेंट मिलना चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि ए और बी को कितना कितना पेमेंट अब मिलना बाकी है। तो यहाँ हो जाएगा पेबल अमाउंट ऑफ ए। तो देखिए सबसे पहले ए को क्या मिलना चाहिए, उसका जो कैपिटल है कितने का, 30,000 का, ये उसे मिलना चाहिए। उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट का हानि था 10,000 का ए का, वो तो उसने कैश में फर्म को दे दिया है, तो उस हानि से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हानि उसने कैश में पहले से ही फर्म को लौटा दिया। तो उस 10,000 को हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अब क्या मेंशन करेंगे, तो जो ए ने सी की पूंजी की कमी को 900 रुपये को पूरा किया है और डी को कितने का, 2100 रुपये का पेमेंट दिया है, ठीक है। सी को 900 और डी को 2100, उन दोनों की पूंजी कमी को पूरा करने के लिए ए ने क्या किया है, दिया है, ठीक है। तो अब ए को इस हिसाब से कितना मिलना चाहिए, तो 27,000 रुपये, ठीक। और इसी हिसाब से हम लोग बी का भी देख लेंगे। तो पेबल अमाउंट ऑफ बी, तो बी को भी उसकी पहली पूंजी मिलेगी 20,000 की। बी ने भी अपना 7,500 का जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस था उसने उसको कैश में फर्म को ऑलरेडी दे दिया है, तो उस लॉस को भी हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो 600 रुपये उसने सी की पूंजी कमी पूरा किया है और 1400 रुपये जो है वो उसने डी की पूंजी कमी को पूरा किया है। तो इस हिसाब से टोटल जो बी को मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, 18,000 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे सिंपल सा एंट्री कर देंगे, ए डेबिट, बी डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। तो ए को मिलेगा 27,000 रुपये जो लास्ट पेमेंट होता है, बी को मिलेगा 18,000 रुपये। टोटल फर्म कितना पेमेंट कर रहा है, तो 45,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा इसी के साथ ये जो क्वेश्चन था उसमें जो इतनी भी जनरल एंट्री करनी थी हमारे साझेदारों का लास्ट पेमेंट के साथ वो भी समाप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि अ, ब और स एक फर्म में समान साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा जो है वो निम्नलिखित दिया हुआ है। इसके बाद कहा है कि उक्त तिथि को फर्म का विघटन कर दिया गया। रोकड़ के अतिरिक्त सभी संपत्तियों से केवल 58,750 रुपये प्राप्त हुए। विघटन व्यय 2,000 रुपये हुए हैं, यह मानते हुए कि सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं और अ की निजी संपत्ति से केवल 4,000 रुपये प्राप्त हुए हैं।
फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए वसूली खाता, साझेदारों की पूंजी खाते और रोकड़ खाता हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में सभी साझेदार दिवालिया हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से लगाया जाएगा, तो हम एक एक स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे इसमें हल्का सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा कि जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले अपनी संपत्तियाँ दिखाते हैं और फिर उसके बाद दायित्व दिखाते हैं, संपत्तियों की वसूली होती है और दायित्वों का भुगतान होता है। लेकिन जब सभी साझेदार अगर दिवालिया हो जा रहे हैं तो आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सब साझेदार दिवालिया हो रहे हैं यानी कि सभी साझेदारों के पास पैसा नहीं है, संपत्ति इनफ नहीं है, तो उस जब पैसा ही नहीं है सभी साझेदारों के पास तो वो फर्म की जो भी दायित्व है उनका भुगतान नहीं कर सकते, ठीक है। जाहिर सी बात है कि उनका भुगतान नहीं हो पाएगा, होगा भी तो कुछ का होगा और कुछ का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जब सभी साझेदार दिवालिया होते हैं तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संपत्ति और संपत्ति की वसूली से जो हमें रकम प्राप्त हुई है उसको हम लोग दिखाते हैं और जो हमारे दायित्व होते हैं उन्हें हम लोग नहीं दिखाते हैं और ना ही दायित्व का भुगतान करते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करके हमारी जो संपत्तियां हैं, जैसे संपत्तियां क्या दी हुई हैं, तो प्राप्ति विपत्र है तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा कितने का, 9,000 का, ठीक। फिर 2 स्टॉक कर देंगे कितने का, 34,000 रुपये का। उसके बाद हमारे देनदार हैं यानी कि डेप्टर, तो डेप्टर हमारे हैं 20,000 के। और उसके बाद अन्य संपत्तियां दी हुई हैं यानी कि अदर एसेट्स, ठीक, कितने की, 26,000 की, ये दिखा देंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन के समाधान में कहा है कि संपत्ति की जो वसूली हुई है तो उससे 58,750 रुपये मिले हैं। तो हम लोग यहाँ पर बाई कैश अकाउंट कर देंगे और ये एसेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बगल में, ताकि हमें समझ में आए कि उसकी वसूली से 58,750 रुपये मिले हैं, ठीक है। इतना हम लोग दिखाएंगे। दायित्व और दायित्व का भुगतान करते हुए यहाँ पर हम लोग नहीं दिखाएंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा समापन व्यय हुआ है 2,000 का उसे दिखा देंगे, जो समापन व्यय है उसे हम लोग दिखा देंगे। लेकिन जो अलग से दायित्व यानी कि लेनदार हमारा और बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो 2,000 का समापन व्यय दिखा देंगे। सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पर जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, टोटल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका डेबिट साइड का योग ही ज़्यादा आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 91,000 रुपये आएगा, ठीक। 91,000 रुपये में से 58,750 माइनस करेंगे तो कितने का लॉस आएगा, तो आएगा 32,250 रुपये का, ठीक। अब यहाँ पर क्या चेंजेस हैं कि जो लॉस है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग 32,250 रुपये को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी फ़िलहाल में ये जो लॉस है उसे हम लोग पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, ठीक है। पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तब बांटा जाएगा। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। इसके बाद हम लोग फिर बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग जैसा कि नॉर्मली क्या दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी, यानी कि जो हमारे पास पहले से कैश है, तो 1,000 का कैश हमारे पास पहले से है, ठीक। उसके बाद संपत्तियों को बेचे हैं तो हमें उससे जो है रकम कुछ वसूल हुई है, क्या कितनी रकम, तो 58,750 रुपये हमें संपत्ति को बेचने पे मिला था, ठीक है। उसके बाद समाज ने बोला है कि ए की निजी संपत्ति, अ की निजी संपत्ति से हमें 4,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2A कर सकते हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, 4,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किया है 2,000 का, तो इसी में से हुआ होगा, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, कितने का एक्सपेंस हुआ है, 2,000 का, ये दिखा देंगे। तो इतना कैश हमारे पास एक तरीके से हो रहा है टोटल, जिसमें से कि 2,000 का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। तो अब बचा कितना, तो पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो आएगा 63,750 रुपये, ठीक है। 63,750 आएगा, जिसमें से कि 2,000 हम लोग पहले ही खर्च कर चुके। तो बचा कितना, 61,750 रुपये बचा। तो इस 61,750 रुपये से जो हमारे दायित्व हैं, दायित्व में क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उन दोनों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, 61,750 रुपये से हमारा जितने भी क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारा पेमेंट हो पाएगा उन दोनों का पेमेंट साथ में करके यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितना कैश टोटल हो रहा है, उसमें से जो बचेगा उससे हम लोग अपने दायित्व का भुगतान करेंगे। तो ये हो गया कैश अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट का एक साथ ही हम लोग अकाउंट बना लेंगे, यानी कि क्या किया जाता है कि जो भी हमारे दायित्व हैं उनका खाता अलग से बनाया जाता है। तो हमारे पास ये 2 बाह्य दायित्व हमारे पास है, तो इनका खाता एक में ही बना दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का ही शेष जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो एक साथ ही हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो शेष जो इन लोगों का क्रेडिट है तो पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, ठीक। तो देखिए 60,000 के तो हमारे लेनदार दिए हुए हैं और 25,000 के जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। टोटल हमारा दायित्व जो है वो कितने का हो गया, 85,000 का, जिसमें से कि हमने भुगतान किया है टू कैश अकाउंट, कितने का भुगतान किया है अभी अभी, 61,750 का अभी अभी हमने भुगतान किया है। अब बच्चे कितने के हमारे दायित्व, तो 23,250 का एक तरीके से हमारे दायित्व का भुगतान नहीं हो पाया, तो इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो वही टू प्रॉफिट एंड लॉस
ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे जो हम लोग भुगतान नहीं कर पाएँ। बस यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका, तो वही 85,000 का टोटल आएगा। यानी कि सिंपल सा क्या कि जब हम लोग दायित्व का खाता बनाएंगे, ओपन करेंगे, तो जितना हमारा दायित्व है उसमें से जितना हम भुगतान कर पाएँ उन्हें दिखा देंगे। बाकी जिन दायित्वों का जितनी रकम का हम भुगतान नहीं कर पाए उसे हम लोग किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो पीएल ऑन रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाएंगे, तो आपको याद होगा कि अभी जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो उसका जो लॉस आया था, कितने का लॉस था, 32,250 का, तो उसे हमने यहाँ पर पीएल ऑन रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया था। तो उसमें वो क्रेडिट साइड में था, तो यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड में 32,250 का टू रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बनाया खाता, उसमें भी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफ़र किए, तो वो यहाँ पर हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। जस्ट एक तरीके से लेज़र पोस्टिंग हम लोग कर देंगे, तो 23,250 पर ये दिखा देंगे। अब इसके बाद इससे समेत और कुछ मदे तो हमने लिखी नहीं है कहीं पे, तो बस सिंपल सा टोटल हो जाएगा। तो इधर का ही योग ज़्यादा 32,250, ठीक है। तो 32,250 में से जब 23,250 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 9,000। अब इस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाई कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो ए, बी और सी हमारे तीनों पार्टनर्स हैं, और तीनों पार्टनर्स जो हैं वो हमारे समान साझेदार यानी कि बराबर के साझेदार है। तो तीनों पार्टनर्स में ये 9,000 बांटेंगे, तो हर पार्टनर को 3,000 रुपये का एक तरीके से ये लॉस ही है, जो लॉस है वो सहन करना पड़ेगा, ठीक है। इसे अलग से क्यों बनाना पड़ा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे जो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट थे यानी कि जो भी हमारे बाहर जाते थे उनका भुगतान हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं कर पाए, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करना हुआ कि क्रेडिटर्स का खाता, दायित्व का खाता अलग से बनाना पड़ा, फिर उसके बाद जो हमें लॉस हुआ है उसका खाता अलग से बनाना पड़ा, ताकि हमें सही लॉस पता चल सके और उस लॉस को हम लोग जो हमारे पार्टनर्स है उनमें बांट सके, ठीक है। तो इस वजह से इतने सारे हमें खाते यहाँ पे बनाने पड़े। अब लास्ट एक खाता बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, तो सिंपल सा सबसे पहले जो हमारा शेष है पार्टनर्स के कैपिटल का वो दिखा देंगे। तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। ए का है 15,000 रुपये क्रेडिट शेष और बी का है 10,000 का क्रेडिट शेष। सी का जो है वो पूंजी जो है वो डेबिट शेष दिखा रही है, तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, और सी के खाते में हम लोग 20,000 रुपये का उसकी पूंजी दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब पीएल ऑन रियलाइजेशन अकाउंट का ट्रांसफ़र किया है तो वो दिखा देंगे। तो टू पीएल ऑन रियलाइजेशन अकाउंट दिखा देंगे कितना कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक। उसके बाद समायोजन में हमारे बोला था कि क्या होगा कि जो ए है उसकी निजी संपत्ति से पे 4,000 रुपये मिले हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसे दिखा देंगे बाई कैश अकाउंट, कितने मिले हैं, एक निजी संपत्ति से 4,000 रुपये हमें मिले हैं, ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आता है क्या, एक तो आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें जाने बनाम मरे का नियम भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है। और दूसरी वजह ये भी है यहाँ पर वो नियम ना लगने की, क्योंकि यहाँ पर सभी साझेदार दिवालिया हो गए हैं। तो जब सभी साझेदार दिवालिया हो गए तो कोई भी अपने रियलाइजेशन अकाउंट की हानि को जो है वो कैश में नहीं ला सकता, तो वो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब यहाँ पर और कुछ भी जाने योग्य तो है नहीं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तीनों साझेदार का टोटल करेंगे, तीनों ही क्या हुए हैं, दिवालिया हो गए हैं। तो देखिए जो सी है उसका 23,000 का डेबिट शेष है, दोनों साइड दिखा देंगे 23,000, ठीक। बी है इनका 10,000 का क्रेडिट शेष आ रहा है, और जो ए है उनका 19,000 का क्रेडिट शेष आ रहा है। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हैं कि हमारे ए और बी जो हैं, ठीक है, वो दोनों भी दिवालिया हुए हैं, ठीक है, ए और बी भी दिवालिया हुए हैं, लेकिन इनकी पूंजी जो है वो बचेगी क्रेडिट में। देखिए अब 19,000 का क्रेडिट शेष है, जिसमें से कि डेबिट में सिर्फ और सिर्फ 3,000 यानी कि 16,000 की पूंजी जो है वो ए को वापस मिलेगी, ठीक है। 16,000 की पूंजी ए को वापस मिलेगी, और बी को भी 10,000 की उसका क्रेडिट पूंजी है, जिसमें 3,000 बस माइनस होगा, तो उसको भी 7,000 की पूंजी जो है वो वापस मिलेगी। तो यहाँ पर जब सभी साझेदार दिवालिया होते हैं उस कंडीशन में एक नियम यहाँ पर लगता है कि जो साझेदार की पूंजी बच रही है यानी कि क्रेडिट प्रदर्शित कर रही है, तो वो साझेदार क्या करेंगे, जिस साझेदार की पूंजी जो है वो डेबिट शेष प्रदर्शित कर रही है उसकी पूंजी की कमी को पूरा करेंगे। सेम वही कंडीशन है कि अगर कोई एक साझेदार दिवालिया हुआ है तो बाकी बचे हुए साझेदार क्या करेंगे, उसकी पूंजी कमी को पूरा करेंगे। बस यहाँ पे क्या है, रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आप देखिए यहाँ पर कि सी जो है उसका टोटल कमी कितना हो रहा है, 23,000, ठीक है। सी की पूंजी जो है वो टोटल 23,000 की कमी हो रही है। इसको अगर ए और बी पूरा करें तो ए अगर अपना पूरा 16,000 दे दे और बी अपना पूरा 7,000 दे दे, तो सी की पूंजी कमी टोटल 23,000 पूरी हो जाएगी। तो बस यही सिंपल सा रहता है कि जिनकी पूंजी जो है वो क्रेडिट शेष प्रदर्शित करिए वो डेबिट शेष वाली साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करेगी। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी, बाई ए करेंगे, बाई बी करेंगे,
और यहाँ पे हो जाएगा 2C। तो बाई ए कितना दे रहा है, ए की जो 16,000 की पूंजी है वो ए किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, और बी की जो 7,000 की पूंजी है वो बी जो है वो सी को दे देगा। यानी कि ये जो 16,000 और 7,000 हमारे ए और बी को मिलने चाहिए थे कैश के तौर पे, वो लोग कैश के तौर पे नहीं निकाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, इस अपनी पूंजी से जो कमी है सी की उसको पूरा करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पर अपनी पूंजी क्या है, नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका दायित्व जो होता है साझेदारों का वो असीमित होता है। अब जब उनके पास पैसा है एक्स्ट्रा तो वो क्या करेंगे कि फर्म क्यों लॉस रहना चाहेगी, तो फर्म तो लॉस रहना चाहेगी नहीं। इस वजह से क्या होगा कि उन्हें अपने दूसरे साझेदार की पूंजी कमी को पूरा करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है बस। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर हमें अलग से और कुछ सॉल्व नहीं कराना है। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वसूली खाता, रोकड़ खाता और पूंजी खाता बनाने के लिए बोला था, बट यहाँ पर हमने 2-3 अकाउंट जो एक्स्ट्रा हमारे बने हुए वो भी बनाए हैं, इसलिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ताकि इसी क्वेश्चन से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि जब सभी साझेदार दिवालिया होते हैं तो उस कंडीशन में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं